हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जो भारत की ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और आरएस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये कच्छ गुजरात से स्वर्णरेखा नदी तक 6000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इस प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश और पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो दो भागों में इसको बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में हम अध्ययन करें तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की बात करें तो यह मैदान कच्छ गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कच्छ गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र की नदियाँ नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है और ये एक सकरा मैदान है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान क्या है, एक सकरा मैदान है और इस क्षेत्र की नदियाँ नदमुख का निर्माण करती है। इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई इसकी 64 किलोमीटर है। मैदान की चौड़ाई 50 से 64 किलोमीटर तथा इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यह एक निमज्जन तट का उदाहरण है, अर्थात यह बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। हम बात करेंगे निमज्जन तट किसे कहते हैं, अर्थात जब हम बात करें तो जैसे ही भूमि की इस तरह की हमारी भूमि हो सकती है जो तट की भूमि है, और इसमें जल की बात करें तो जल कैसे हो सकता है, ये जल इस तरह से, यदि तट वाले क्षेत्र के अंदर जल इस तरह से हो जिसमें जो तट के पास वाला क्षेत्र है वह डूबा हुआ रहे और एक गहराई तक डूबा हुआ होता है, तो इसे निमज्जन तट का कहेंगे। अर्थात जब यहाँ से होकर कोई पानी का जहाज़ आता है तो यहाँ आराम से इसको खड़ा किया जा सकता है और सारा सामान, यदि जहाज़ की लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी भी हो तो भी वह तट पे आसानी से आ सकता है और अपना सामान उतार के वापस जा सकता है। तो हमने देखा निमज्जन तट का उदाहरण। निमज्जन तट के उदाहरण के बारे में आगे बात करें तो प्रादेशिक आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इनके प्रकार, कौन से भागों में प्रादेशिक आधार पर हमारे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र को भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है कच्छ का मैदान। सबसे पहले कौन सा आता है, कच्छ का मैदान। कच्छ के मैदान आता है, दूसरा काठियावाड़ का मैदान, तीसरा गुजरात का मैदान, चौथा कोंकण का मैदान, पांचवा कन्नड़ का मैदान, छठा मालाबार का मैदान, जिसे मालाबार का तट भी कहते हैं। अब गुजरात के मैदान की बात करें तो गुजरात का मैदान, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान और गुजरात का मैदान, इन तीनों मैदानों को मिला के गुजरात का मैदान बनता है, जो शुरू में हमारे तीन हैं। और एक तो कच्छ का मैदान, एक काठियावाड़ का मैदान और एक गुजरात का मैदान। तो इस तरह तीनों को मिलाकर हमारे गुजरात का मैदान बनता है। आगे हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कच्छ के मैदान के बारे में बात करें तो कच्छ के मैदान के बारे में बात करें तो इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। ये चौड़ा तथा समतल मैदान है। कौन सा, कच्छ का मैदान चौड़ा तथा समतल मैदान है। आगे बात करें तो ज्वारीय जो गतिविधियां हैं, इनकी वजह से इस मैदान की मृदा में लवणीयता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वारीय गतिविधियां अधिक होती है। जो समुद्रों का पानी है तो इस क्षेत्र में फैल जाता है, जिस वजह से यहाँ लवणीयता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वजह से यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। मानचित्र में हम इन मैदानों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से एक ही बार में इस पूरे चित्र को देख पाएंगे। जब हम जूम आउट करते हैं, जूम आउट करने पर भारत के नक्शे को हम पाते हैं। सबसे पहले हमारे कच्छ का मैदान है, जो राजस्थान भारत के गुजरात में ऊपर का क्षेत्र है, इसमें पाया जाता है। नीचे हमारे काठियावाड़ का मैदान है। काठियावाड़ के मैदान में हमारे गिर के जंगल पाए जाते हैं। इसके बाद छोटा सा हमारा गुजरात का मैदान है। इन तीनों मैदानों अर्थात कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान और गुजरात का मैदान, इन तीनों मैदानों को मिला के हमारे गुजरात का मैदान बनता है। इसके बाद महाराष्ट्र तथा गोवा के मध्य हमारे कोंकण का मैदान है। फिर हमारे कर्नाटक के अंदर कन्नड़ का मैदान, केरल के अंदर हमारे मालाबार का मैदान है। तो हमारे पश्चिमी मैदानी प्रदेश की बात करें, तटीय मैदानी प्रदेश, तो इसमें कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान,
कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार के मैदान आते हैं और ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारे पूर्वी तटीय प्रदेश के मैदानों की बात करें तो इसको दो भाग तरीके से पढ़ते हैं। एक आधार पे हम पढ़ते हैं तो इसमें दो भागों में बांटा है, जिसमें उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल तट के रूप में, जिसमें उत्तरी सरकार हमारी स्वर्ण रेखा नदी से लेकर और कृष्णा नदी तक के मैदान को उत्तरी सरकार का मैदान कहते हैं, तथा कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मैदान को हमारे कोरोमंडल का मैदान कहा जाता है। एक बार मैं वापस बताना चाहूँगा कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, जो आपको चित्र के अंदर नीले रंग में दिखाई दे रही है, तो स्वर्ण रेखा नदी से स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी के बीच का जो मैदान है पूर्वी तटीय प्रदेश का, उसे उत्तरी सरकार कहेंगे, तथा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के मैदान को हमारे कोरोमंडल का तट कहेंगे या कोरोमंडल का मैदान कहेंगे। अब राज्य के अनुसार इसको बांटे तो हमारे उड़ीसा के अंदर के जो मैदान है उसको उत्कल का मैदान कहते हैं, आंध्र प्रदेश के मैदान को आंध्र प्रदेश का मैदान, तथा तमिलनाडु के मैदान को तमिलनाडु का मैदान कहते हैं। तो इस तरह हमने भारत के मानचित्र के अंदर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में जाना, जो हमारे मानचित्र के अंदर था, और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अगले मैदान की बात करें तो हम काठियावाड़ के मैदान के बारे में बात करेंगे। इस मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा किया जाता है। यह एक सकरा मैदान है, परंतु यहाँ खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद हम गुजरात के मैदान के बारे में बात करें तो इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा और तापी इन नदियों के द्वारा किया जाता है। गुजरात के मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी नदियों के द्वारा किया जाता है। ये चौड़ा और समतल मैदान है और ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह हमने गुजरात के तीनों मैदान के बारे में बात कर ली है, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान तथा गुजरात का मैदान। इसके बाद हम बात करेंगे चौथा कोंकण का मैदान। कोंकण के मैदान के बारे में बात करें तो कोंकण का मैदान मुख्यतः महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। यह मैदान संकरा, ऊबड़ खाबड़ तथा पथरीला मैदान है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, काजू तथा नारियल की खेती की जाती है और इस क्षेत्र में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह वर्षा आम की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है। एनसीईआरटी के अनुसार माने तो आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होती है, जबकि वास्तव में यह वर्षा केरल की बजाय हमारे ये जो मैदान है, तो इसके अंदर कोंकण के जो मैदान है उसके अंदर होती है आम्र वर्षा। अगले मैदान की बात करें तो हम कन्नड़ के मैदान के बारे में बात करेंगे। कन्नड़ के मैदान के बारे में बात करें तो ये मैदान कर्नाटक में स्थित है। पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल से गिरने समय नदियाँ यहाँ पे जलप्रपात बनाती हैं और पश्चिमी मैदानों में बहुत सारे जलप्रपात भी प्रसिद्ध है, जैसे हमारी शरावती नदी यहाँ पे जोग जलप्रपात बनाती है। किसका निर्माण करती है? जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। और जोग फॉल या जोग जलप्रपात को गैरासोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस क्षेत्र में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, अर्थात मानसून आने से पहले जो बरसात होती है उसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो चेरी ब्लॉसम वर्षा केरल में होती है। अगले मैदान की बात करें हम तो मालाबार का मैदान या मालाबार का तट। मालाबार का मैदान या मालाबार के तट के बारे में बात करें तो ये केरल में स्थित चौड़े मैदान है। मानसून का आगमन यहीं से 1 जून से होता है। इस तट के पास बहुत सारी लेगून झीलें पाई जाती है। वेम्बनाड झील, कोच्चि झील या फिर पुन्नमडा झील, ये पहली झील है, दूसरी अष्टामुड़ी झील है। तो इस तरह हमारे मालाबार के तट के मैदान के पास बहुत सारी लेगून झीलें पाई जाती है। जो वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। लेगून झील को अनूप झील या पश्चजले बैकवाटर झील या केयाल भी कहा जाता है। ये आपको पता है ये इस तरह इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेगून झीलें, जैसे ये हमारा महासागर है, इसके यहाँ महासागर है और ये हमारी भूमि है। तो महासागर का एक भूमि के अंदर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, ये जैसे गड्ढा हो गया और एक छोटी सी स्ट्रिप है, छोटे से माध्यम से यह महासागर से जुड़ जाता है। जब ये महासागर से जुड़ जाएगा तो इस माध्यम से महासागर का जल इसके अंदर भर जाएगा और इस प्रकार हमें लेगून झीलें प्राप्त होगी। जैसे ये वाला क्षेत्र झील कृत हो जाता है तो इसे बैक वाटर झील या अनूप झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का पानी नहीं होता, इसमें महासागर का जल होता है।
इस वजह से बैकवाटर झील या लेगून झील भी कहते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे लेगून झीलों के बारे में। तो लेगून झीलें क्या होती है कि सामान्यतः लवणीय होती है। पुन्नमड़ा के आल में हर साल एक ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी दौड़ होती है। यह एक नौका दौड़ है जिसका पूरा नाम नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली नौका दौड़ होती है। ये जब आप कभी आपको ये देखने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे इसकी सुंदरता अनूठी है पूरे विश्व में। पूरे विश्व से इस दौड़ को देखने के लिए लोग आते हैं और यह नौका दौड़ वेम्बनाड झील के अंदर की जाती है। इस तटवर्ती क्षेत्र में कुट्टानाड नाम के क्षेत्र में समुद्र तल के नीचे चावल की खेती की जाती है। अर्थात इस तटवर्ती क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है कुट्टनाड जहाँ पे समुद्र तल से नीचे भी चावल की खेती की जाती है। अब पूर्वी तटवर्ती मैदानों के बारे में बात करें तो यह मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र में नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, अतः ये मैदान चौड़े हैं। इस मैदान की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर या इससे ज़्यादा भी पाई जा सकती है। यह उम्मज्जन तट का उदाहरण है, अर्थात यहाँ बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती, अर्थात तट यहाँ ऊंचे हैं, उथले हुए हैं। इस वजह से जहाज यहाँ आसानी से तट पर नहीं पहुँच सकते। अब पूर्ववर्ती तट मैदान को दो प्रकार से बांटा जाता है, जैसा कि हमने चित्र के माध्यम से भी देखा था मानचित्र के अंदर। पहला आधार नदियों के आधार पर विभाजन, दूसरा प्रादेशिक आधार पर विभाजन। सबसे पहले नदियों के आधार पर विभाजन की बात करें। नदियों के आधार पर यदि पूर्वी तटों का विभाजन करें तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तरी सरकार, दूसरा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार की बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। कृष्णा नदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मैदान शामिल किए जाते हैं जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट की बात करते हैं कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फैले हुए जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, उनको शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों राज्य के मैदान शामिल होते हैं। यहाँ शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा की जाती है। अब प्रादेशिक आधार पर बात करें तो प्रादेशिक आधार पर पूर्वी तटीय मैदान है, उनका किस प्रकार से विभाजन किया गया है। इस आधार पर मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। सबसे पहले उत्कल के मैदान के बारे में बात करें तो उत्कल का मैदान उड़ीसा का मैदान है। यह मैदान उड़ीसा में स्थित है और इस मैदान में 6 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? स्वर्णरेखा नदी, बुढ़ाब्लॉक नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी और ऋषिकुल्या नदी। तो इस तरह से हमने उत्कल के मैदान की 6 नदियों के बारे में पढ़ा और इसमें जो सबसे प्रमुख नदी हमारी महानदी है। इस तटवर्ती क्षेत्र के पास चिल्का नामक एक लेगून झील पाई जाती है। तो थोड़ी देर पहले हमने लेगून झीलों के बारे में पढ़ा। भारत का पहला रामसर स्थल भी चिल्का झील जो उड़ीसा में है इसको माना गया है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे एक पाराद्वीप नाम का एक बंदरगाह है और महानदी के डेल्टा के पास एक द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, जिनको महान वैज्ञानिक कलाम के नाम पे कलाम द्वीप भी कहा जाता है। कलाम द्वीप पर भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। जो ये व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप के पास भी क्या है, कलाम, जिसे कलाम द्वीप भी कहते हैं, और कलाम द्वीप पर क्या है, भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। यहाँ बालासोर नामक मिसाइल नगरी भी स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मिसाइल नगरी बालासोर में स्थित जो चांदीपुर तट है, जो मिसाइल नगरी है ना हमारी बालासोर, वहाँ पे चांदीपुर तट है। उसमें निम्न ज्वार की स्थिति आती है। निम्न ज्वार के दौरान जल अत्यधिक पीछे हट जाता है, तब हम मिसाइल टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मैदानों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के मैदानों के बारे में बात करें तो इस मैदान का निर्माण गोदावरी कृष्णा नदी के द्वारा किया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पुलिकट नामक लेगून झील पाई जाती है। इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। कृष्णा तथा गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में कोलेरू नामक मीठे पानी की झील पाई जाती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील रामसर साइट के रूप में शामिल की जाती है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है जो कि कोलेरू झील है। इस तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह और मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पे स्थित जो काकीनाडा नामक स्थान है वहाँ से बकिंघम नहर शुरू होती है। यहाँ पे जो काकीनाडा नामक स्थान है वहाँ से बकिंघम नहर शुरू होती है। आखिरी मैदान की बात करें तो हम तमिलनाडु के मैदान के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के मैदान के बारे में बात करें तो इस मैदान का निर्माण मुख्यतः कावेरी नदी के द्वारा लाए गए अवक्षेपों के द्वारा किया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है, अतः इसे दक्षिण भारत का खाद्यान्न या धान या चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जो तमिलनाडु का मैदान है उसे दक्षिणी भारत का खाद्यान्न, धान या चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इस तटवर्ती क्षेत्र में बहुत से बंदरगाह स्थित है, जैसे एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तुतीकोरिन बंदरगाह। इसके आगे बात करते हैं हम, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें हम बात करेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान में क्या अंतर है। तो अंतर के रूप में सबसे पहले हम पश्चिमी देखते हैं, उसके बाद हम पूर्वी तटवर्ती मैदानों के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान कच्छ गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान की नदियां नदमुख का निर्माण करती है, जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान सकरे, उबड़ खाबड़ तथा पथरीले हैं, जबकि पूर्वी वाले चौड़े और समतल है। पश्चिमी मैदान की बात करें तो इनकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी वाले की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा पाई जाती है। आगे बात करें तो जो पश्चिमी वाला है तो इस मैदानी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है, जबकि इस मैदानी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा सीमित वर्षा होती है। जो पश्चिम वाले की बात करते हैं यहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है, जबकि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूर्वी वाले में। पश्चिमी वाले की बात करते हैं यहाँ आम, काजू तथा नारियल की वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जबकि पूर्वी मैदानी तटीय मैदानों की बात करें तो यहाँ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल। हमें पता है कि तमिलनाडु के मैदानों को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आगे बात करें तो अंतर में, तो इस मैदानी क्षेत्र में के दक्षिणी भाग में लेगून झीलें पाई जाती है, जबकि पूर्वी वाले के उत्तरी भाग और मध्य भाग में लेगून झीलें पाई जाती है, जबकि उसके दक्षिणी भाग में पाई जा रही थी। इस मैदानी क्षेत्र में नदियां जलप्रपात बनाती है, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि पूर्वी वाले की बात करें तो इस मैदानी क्षेत्र में नदियों के द्वारा डेल्टा का उपयोग नौकायन के लिए भी किया जाता है, जबकि पश्चिम वाले में विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ साबरमती, माही तथा तापी, जबकि पूर्वी वाले की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को माना जाता है। तो इस तरह हमने भारत की ज्योग्राफी या भूगोल के अंदर पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदानों के बारे में अध्ययन किया। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं ये वीडियो थोड़ा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। नहीं तो कुछ चैनल्स पे यही वीडियो 1.5 घंटे या 2 घंटे से ऊपर समय लेकर भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। लेकिन मैं मानता हूँ परीक्षा की इस घड़ी के अंदर आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिलनी अति आवश्यक है। धन्यवाद।